हमारे ऑर्गेनन सीरीज में हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए और हम अब चर्चा कर रहे हैं वाइटल फोर्स यानी कि जीवन शक्ति की ओर। और जीवन शक्ति क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, तो इसके बारे में एपोरिज्म नंबर 9 के अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा कि जीवन शक्ति क्या है। एपोरिज्म 10 के अंदर हमने देखा कि जीवन शक्ति अगर नहीं है तो शरीर का क्या होता है। और आज हमारे सामने है एपोरिज्म नंबर 11। तो देखेंगे हम एपोरिज्म 11 में कि मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऑर्गेनन की ओर। सभी को होम्योपैथिक गुरुकुल.com पे विजिट करने का विनंती कर रहे हैं कि हमारे एक मित्र ने गिफ्ट किया है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसके ऊपर इसके ऊपर विजिट कीजिए और आपके कुछ सजेशन हैं तो अपने संयोजक को या हमें मैसेज कीजिए। ठीक है। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशल मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ द लॉजिक। ऐसा एक शस्त्र है ऑर्गेनन कि जिसकी वजह से हम सत्य को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से हम जिसकी मदद लेके हम सत्य क्या है वो जान सकते हैं। और इसी के लिए आज हम जानेंगे कि अगर बीमारी हो रही है, रोग हो रहा है, तो तब क्यों रोग हो रहा है, कैसे रोग हो रहा है, रोग होने का कारण क्या है और रोग होने की प्रक्रिया क्या है। इन सब प्रश्नों को जवाब जिस शस्त्र से मिलेंगे उस शस्त्र का नाम है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। एपोरिज्म नंबर 11। When a person falls ill, it is only this spiritual self-acting vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbid agent inimical to the life. It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline it to the irregular processes which we call the disease. For as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism. क्या कहते हैं? When a person falls ill, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, इट इज ओनली द स्पिरिचुअल का मतलब हमने आगे भी वाइटल फोर्स के एपोरिज्म के अंदर एपोरिज्म 9 के अंदर समझा था कि स्पिरिचुअल मतलब जो भौतिक नहीं है वो, जो आध्यात्मिक है वो, सेल्फ एक्टिंग मतलब ऑटोमेटिक, जो सेल्फ एक्टिंग है, स्वयं एक्टिंग है, उसको किसी के स्टिम्युलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी के हुक्म मानने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी से रजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं संचालित है। वो कौन है? वाइटल फोर्स है। एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म, एवरीवेयर पूरे ऑर्गेनिज्म में वो हर जगह पे है। मालूम चल रहा है? एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म में वो हर जगह पे है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वाइटल फोर्स पैर में है और हाथ में नहीं है, या हाथ में है और पैर में नहीं है, या नाक में है और मुंह में नहीं है, या जीभ पे है और स्टमक के अंदर नहीं है। मालूम चल रहा है? एवरीवेयर, हर जगह पे, एक एक कोष के ऊपर भी वाइटल फोर्स काम कर रहा है। एक एक कोष क्या कर रहा है? नॉर्मल सेंसेशन एंड नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। और उस कोष को, उस सेल को नॉर्मल सेंसेशन और नॉर्मल फंक्शन कौन करवा रहा है? वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या बोलते हैं? एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म। और अगर किसी जगह पे वाइटल फोर्स नहीं है ऑर्गेनिज्म में, तो उस जगह का क्या होगा? क्या होगा? यस, नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन नहीं हो पाएगा और क्या होगा? डिकेड। सो हम कई ऐसे मरीज देखते हैं ना, स्पेशली इन द केसेस ऑफ द डायबिटीज, कि गैंग्रीन हो जाता है। व्हाट इज गैंग्रीन? क्यों डिकम्पोज हो रहा है, क्यों डिकेड हो रहा है? मालूम चल रहा है? इवन डिकेड ऑफ टीथ, पता चल रहा है क्यों डिकेड, टीथ क्यों डिकेड हो रहे हैं? There is absence of vital force in that particular cells
और इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हम जब तक समझे हैं तब तक हमें ऐसा लग रहा है, हम अब इसको अभी तक इतना समझ पाए हैं। मालूम चल रहा है? डिकेड हो जाना मतलब वो क्या नहीं कर पा रहा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रहा है। बेटा चॉकलेट बहुत खाते हो ना तो दांत सड़ गए, चॉकलेट खाने से दांत सड़ेंगे, मीठा खाने से दांत सड़ेंगे। सारे लोग मीठा खाते हैं, सबके दांतों में तो सड़न नहीं हो जाती है। क्यों दैट पर्टिकुलर बच्चे के दांतों में ही सड़न हुई? बहुत सारे हजारों लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, सब लोगों को तो गैंग्रीन नहीं हो जाता है। क्यों दैट पर्टिकुलर व्यक्ति को ही गैंग्रीन हुआ? और गैंग्रीन हुआ तो एक उसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर ही क्यों हुआ? मालूम चल रहा है? अगर डायबिटीज के केसेस हैं और न्यूरोपैथी हुआ और कुछ हुआ तो पूरे पैर के अंदर न्यूरोपैथी हुआ ना, लेकिन गैंग्रीन सिर्फ टो के ऊपर ही क्यों हुआ? दैट इज एब्सेंस ऑफ वाइटल एनर्जी और वाइटल फोर्स इन दैट पर्टिकुलर सेल्स और पर्टिकुलर ऑर्गन्स। व्हाट इज नेक्रोसिस? अगेन मालूम चल रहा है? एक राजा है, वो अपने राज्य में सुचारू ढंग से राज कर रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर आक्रमण होता है और उनको लगता है कि अब आक्रमण हो रहा है और हम उसका मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो वो राजा क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको मालूम है कि अब हम इनसे जीत पाने में तो सक्षम है नहीं। उस राजा मंत्रियों से मंत्रणा करेंगे और उस मंत्रणा के दौरान मंत्रियों द्वारा उनको सुझाया जाएगा कि संधि प्रस्ताव भेजिए। और संधि प्रस्ताव में क्या भेजेंगे कि इतने इतने गांव या इतने इतने सिटी तुम ले लो। मालूम चल रहा है? मतलब क्या हुआ? जीवन शक्ति वहां पे हार गई। जीवन शक्ति हार गई तो उसने वहां से अपना राज्य को सीमित कर लिया। इसीलिए वहां पे क्या हुआ? डिकेड शुरू हुआ, वहां का सेल्फ प्रिजर्वेशन खत्म हो गया और सब लोग वहां आके अटैक करने लगे, क्योंकि उस राज्य ने उस गांवों को छोड़ दिया। और ज्यादातर शुरुआत का कहां पे होगी? इवन द इन केसेस ऑफ द बैड सॉर्स। वो क्या है? हम कहते हैं ना बैड सॉर इज द साइन ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। लेकिन क्यों पुअर प्रोग्नोसिस? क्योंकि जीवन शक्ति हार रही है और वो अपने डिस्टल के गांव छोड़ रही है। इन गांवों को तुम ले लो अब, लेकिन हमें थोड़ा, हमारा राज्य जितना बचा है उतने राज्य के ऊपर हमें अच्छे से सुचारू ढंग से राज करने दो। मालूम चल रहा है? इसीलिए डिकेड होता है, इसीलिए गैंग्रीन होता है। वो कुछ भी हो, ड्राई हो, वेट हो, गैस हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पता चल रहा है? और ऐसा कब होता है? दो कंडीशन में होता है ना, या तो अपना राजा वीक है, अपनी जीवन शक्ति क्षीण हो चुकी है, और या तो दुश्मन देश का राजा है वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों कंडीशन के अंदर ऐसा होएगा। क्लियर हो रहा है? लाइक पैरालिसिस हुआ और आधा अंग चला गया, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज दिस? वो क्या है? उसमें अभी भी जीवन शक्ति है, थोड़ी बहुत सुचारू, उसका नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन नहीं होता है। सेंसेशन एंड फंक्शन लॉस हुआ, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन वो शुरू है। मालूम चल रहा है? तो वो राजा क्या बोलता है दुश्मन देश को, एक काम करो, मैं है ना आपको, ये मेरे प्रमुख सिटी है ना, उनकी जितनी भी मेरी कमाई होगी टैक्स से, वो मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन हमारा राज्य सुचारू रूप से ढंग से चलने दीजिए। एक एक डिसीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मालूम चल रहा है? और आक्रमण कब होगा हमारे ऊपर? जीवन शक्ति के ऊपर कब आक्रमण होगा? यस, राजा जब वीक है, जीवन शक्ति जब वीक है।
और वो वीक कैसे पड़ेंगी? क्यों राजा वीक कैसे होगा? क्या हुआ? हम क्यों वीक हुए? ऐसा क्या हुआ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन शक्ति को क्षीण या वीक या ऐसी करती हैं? क्या है वो? कौन से एक्साइटिंग कॉज? एक्साइटिंग कॉज मतलब एक्साइट द डिसीज कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ डिसीज ना। कौन है जो डिसीज को आने ही देता है? सोचिए, एक राजा है जो सुचारू ढंग से अपना राज्य काज चला रहा है, तो वो वीक कैसे होगा? कहां से वीक होगा? किस तरीके से वीक होगा? या तो उसकी सेना वीक हो, या तो उसके मंत्री वीक हों, कहीं से भी। तो क्यों वीक होंगे ये? क्योंकि वहां पे सड़न लगेगी, कहीं पे भ्रष्टाचार लगा, कहीं पे पर्सनल जो भी अपने होते हैं लाभालाभ वो लगे, कहीं पे फेवरिज्म शुरू हुआ। मालूम चल रहा है? अब दो लोग हैं, एक बहुत वीर है और एक उसके सामने बहुत कम है, फिर भी जो बहुत कम पराक्रमी है वो किसी का रिलेटिव है, तो राजा के सेनापति के तौर पे उसे नियुक्त कर जाएगा, तो राजा स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? मतलब क्या हुआ? यहां पे अयोग्य व्यक्ति को स्थान मिला, ठीक है? जो नेचुरली क्या होना चाहिए था, जो योग्य है उसको स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? जो नेचुरल नहीं है वो सब क्या है? अननेचुरल, अकुदरती। तो जीवन शक्ति कैसे क्षीण होती है? जीवन शक्ति हर एक अकुदरती तत्वों से, अकुदरती जीवन जीने से क्षीण होती है। क्लियर हो रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब विकार हैं। ये सब विकार क्या करते हैं? जीवन शक्ति को लग जाते हैं और धीरे 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 जीवन शक्ति को क्षीण कर जाते हैं। और जीवन शक्ति क्षीण होते 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 अब क्षीण हो चुकी है, अब वो सिर्फ नाम की ही जीवन शक्ति रह गई है। अब उस राजा के राज्य के अंदर सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन फिर भी अभी राज्य संगठित रूप से है और थोड़ा बहुत अपने तरीके से काम चला रहा है। लेकिन शत्रुओं को मालूम चल जाएगा कि अब राजा वीक हो गया है, तुरंत आक्रमण होगा, और वो आक्रमण होगा तब क्या होगा? युद्ध शुरू होगा, और उस युद्ध में क्या होगा? साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। जीवन शक्ति मदद के लिए साइन एंड सिम्टम फेंकेगी। कोई भी राजा युद्ध कहां करता है? लाइक दिल्ली के राजा हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है? तो वो कहां युद्ध करेंगे? दुश्मन को बुलाएंगे, आ जा तुम दिल्ली तक आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ और फिर हम दिल्ली के मैदान में युद्ध करेंगे, या अपनी राजधानी से दूर युद्ध करेंगे? दूर ही करेंगे ना, ठीक है? तो जीवन शक्ति भी वही है। जीवन शक्ति क्या करेगी? अपनी राजधानी मतलब वाइटल ऑर्गन से दूर जाके लड़ेगी उस डिसीज से। इसीलिए शुरुआत के अंदर कोई भी रोग हो तो उसके सिम्टम कहां आते हैं? लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की ओर आते हैं, डिस्चार्जों की ओर आते हैं, कि डिस्चार्ज के साथ वो नेगेटिव सिम्टम्स निकल जाएं, वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। और लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन हेयर, नेल, स्किन, लेकिन वहां से हारती जाती है जीवन शक्ति और पीछे हट करती जाती है, पीछे हट करती जाती है, पीछे हट करती जाती है। हमारी सेना लड़ाई करने गई थी, ठीक है, काबुल तक लड़ाई करने गई थी और फिर काबुल हार गए तो पीछे आके कंधार में आ गए। वहां भी क्या था? गंधार नरेश, हाँ। उसके बाद तक्षशिला आए, तक्षशिला में युद्ध हुआ, तक्षशिला भी हार गए, तो उसके बाद फिर से पीछे हट किया, पीछे हट करके अब हरियाणा में युद्ध लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में भी हार गए, तो अब और पीछे हट करेंगे, लास्ट में कहां आ जाएगी? दिल्ली। तो वाइटल ऑर्गन्स हमेशा लास्ट अफेक्टेड होते हैं, और वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड हुए मतलब राजा एकदम क्षीण हो चुका है। मालूम चल रहा है? दिल्ली तक दुश्मन की सेना आ ही कैसे गई? क्योंकि वाइटल फोर्स क्षीण है, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है उनको रोकने की।
एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया वाइटल फोर्स क्या करता है? डिसीज के दौरान वाइटल फोर्स के सेंसेशन और फंक्शन अल्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहा है। और कहां अल्टर होंगे? कौन से सेंसेशन और फंक्शन अल्टर होंगे? डिस्टल। कभी आपने देखा कि आपको बुखार आया हो और आपकी हार्ट बीट 230 हो गई? होता है? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स उसको प्रिजर्व करेगा। वो दिल्ली है, राजधानी है, वाइटल है। लेकिन बुखार आएगा तो शरीर तपेगा, पेशाब बार बार जाना पड़ेगा, खाने का मन नहीं होगा, वॉमिटिंग हो जाएगा। ये सब क्या है? ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। वाइटल फोर्स कह रहा है, जो बैठा हुआ राजा कह रहा है कि मैं क्षीण हो चुका हूं, युद्ध नहीं लड़ सक रहा हूं, युद्ध तो शुरू है, कुछ मदद करो तो हम युद्ध लड़ जाएं। ठीक है? फिर क्या करता है? समझौता कर लेता है, संधि करता है, हार जाता है। उसको लगता है कि अब युद्ध हार जाएंगे। युद्ध हार गया तो क्या होगा? मोर वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते जाएंगे। मालूम चल रहा है? स्किन, स्किन से रेस्पी, रेस्पी से जीआईटी, जीआईटी से सीवीएस, सीएनएस, अंदर के छेले माइंड, मेंटल डिसीजेस हो सकते हैं। सो वो क्या करेगा कि सब कुछ गवा देने से अच्छा है कि संधि कर ली जाए। तो वो क्या करेगा? एक काम कीजिए, हम है ना हरियाणा में से अपनी रेखा खींचते हैं, उतना आप रख लीजिए, इतना हम रख लेते हैं। तो किसी जगह कोई भी पैथोलॉजी डेवलप होगी, पाइल्स हुए, ट्यूमर हुए, अस्थमा हुआ, मतलब डिसीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर सेटल्ड हुआ। पता चल रहा है? समझ आ रहा है कि उसने कह दिया कि एक काम कीजिए, अंग्रेजों से लड़ाई हुई, एक काम कीजिए, आप ये 75 गांव हैं तो ये आप रख लीजिए, बाकी का हमें रहने दीजिए। तो जितना हो सके उतना वाइटल, जितना अपना बचा सके, दिल्ली के आजू बाजू का एरिया, अपना राज बचा सके उतना बचाएगा। लेकिन एक संधि कर देगा कि आप भी रहो, हम भी रहें, और हमें नहीं लड़ना है। ये वाइटल फोर्स क्यों करता है? अपनी सत्ता बचाने के लिए। क्योंकि वाइटल फोर्स का मेन काम क्या है? जीना। वो जीवन शक्ति है ना, तो जीवन देना ही उसी का काम है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जीवन शक्ति है तो जीवन उसी का काम है। वो आखिरी सांस तक वो जीवन टिकाए रखने के लिए लड़ेगा। और सामने जो दुश्मन है उनका क्या काम है? दुश्मनों के हम पूरा लेक्चर लेंगे उनका क्या काम है? उनका काम है जीवन शक्ति को खत्म करना। अब जीवन शक्ति के भी कुछ अपने रहे होंगे और उनके भी कुछ अपने रहे होंगे। सो जब ऐसा समय आता है तब लगता है कि अपना पूरे का पूरा हस्तिनापुर हाथ से चला जाएगा, तब जीवन शक्ति है, वाइटल फोर्स है, धृतराष्ट्र नामक, वो क्या करेगी? आप एक काम करो, इंद्रप्रस्थ ले लो। मालूम चल रहा है? आधा आप ले लो, आधा हमारे पास रहने दो, हस्तिनापुर हमारे पास रहने दो। मालूम चल रहा है? और कुछ लोग हैं, आचार्य द्रोण हैं, उनके बेटे हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य हैं, गंगापुत्र भीष्म हैं, ऐसे सब वाइटल फोर्स के दोस्त हैं। ये वाइटल फोर्स को समझाते हैं कि वाइटल फोर्स, तुम नेचुरल जीवन जियो, तुम अच्छा जीवन जियो। और तुम कौन हो? तुम ये शरीर हो। इस मन को होने वाली इच्छाएं किसको हो रही हैं? तुमको हो रही है कि मन को हो रही है? तुम्हें अननेचुरल फूड खाना है, तुम्हें खाना है कि तुम्हारे मन को खाना है? तुम्हें रात रात भर जगना है, तुम्हें जगना है कि तुम्हारे मन को जगना है? तुम्हें आर्टिफिशियल सब लाइट्स वगैरह चाहिए, वो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे मन को चाहिए? डिफ्रेंशिएट करो। हे वाइटल फोर्स, न्याय करो। जिस तरीके से धृतराष्ट्र को सब बार बार समझा रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र समझ ही नहीं रहे थे, वो अन्याय ही किए जा रहे थे, अधर्म का रास्ता ही लिए जा रहे थे। और फिर अल्टीमेट क्या हुआ? युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद हार गए। और हार गए मतलब क्या हुआ? उनको जाना पड़ता है हस्तिनापुर छोड़ के। और वाइटल फोर्स इस हस्तिनापुर रूपी नगर को छोड़ के जाता है। वो हमने एपोरिज्म नंबर 10 के अंदर देखा कि क्या होता है। सो ये एक एग्जांपल्स हैं, इसके द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर आपको कंटिन्यू सोचना पड़ेगा। और जितना आप विथ एग्जाम्पल और सोच सोच के समझेंगे, क्योंकि
फिलोसॉफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां तर्क किए जाते हैं। और इसी में हनीमैन हमें क्या समझा रहे हैं कि शरीर है, शरीर के अंदर शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म क्या है, प्राण है। उस प्राणों की शक्ति को क्या कहा जाता है, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स। तो जो बुद्धि, मन और शरीर के सूक्ष्म है, जो इन तीनों के ऊपर राज करता है, वो वाइटल फोर्स है। लेकिन वाइटल फोर्स मोह में अंध हो जाता है, जिस तरीके से धृतराष्ट्र पुत्र मोह के अंदर अंध हो गए थे। सो काम, क्रोध, मोह, इस तरीके से जो विकार हैं, ये विकार वाइटल फोर्स को ग्रस्त करते हैं। और वाइटल फोर्स का क्षीण हो जाना मतलब क्या, क्षीण हो जाना मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नेचुरल क्या है, अननेचुरल क्या है, इन दोनों के बीच भेद न कर पाना, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स का विकार ग्रस्त हो जाना। और विकार ग्रस्त वाइटल फोर्स दिन ब दिन क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है। और फिर एक दिन शत्रुओं का आक्रमण होता है, और आक्रमण होते ही वो युद्ध तो करता है, साइन एंड सिम्टम भी भेजता है कि मदद मिल जाए कहीं से, लेकिन अगर मदद नहीं मिलती है तो आखिर में उसे क्या करना पड़ता है, वो संधि कर लेता है कि आधा राज्य तुम रख लो, आधा हमें रखने दो। और डिसीज किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट और पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर आके रुक जाता है, तब भी वो अंदरूनी क्या करता है, फिर वाइटल फोर्स स्ट्रांग होने का प्रयत्न करता है कि अभी तो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मैं संगठित करूंगा। अब याद कीजिए ईस्वी सन 17वीं सदी, पुणे के जागीरदार शिवाजी राजे भोंसले, उन्होंने क्या किया, मराठाओं को संगठित किया और अपने पिताजी शाहजी राजे को छुड़वाने के लिए अकबर से, औरंगजेब ही थे तब शायद, उनसे संधि भी की। और संधि के दौरान कई सारे किले उनको वापस दे देने पड़े, उन्होंने दे दिए वापस किले, लेकिन फिर बैठ गए नहीं, फिर उन्होंने संगठन शुरू किया, अपनी सेना बनाई और एक एक करके सारे किले वापस ले लिए। तो वाइटल फोर्स भी ऐसे ही करता है। लेकिन अगर वो वाइटल फोर्स विकारग्रस्त है तो दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। शिवाजी महाराज क्या थे, वो विकारों से मुक्त होकर आगे बढ़े। दूसरे राजा भी थे जो विकारग्रस्त हो गए तो उनका पूरे का पूरा राज्य चला गया। तो अगर वाइटल फोर्स वहां पे फिर भी विकारग्रस्त है तो वो दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा और उसके सारे किले गवा देगा। लेकिन वाइटल फोर्स को मालूम हो गया, उसको तातश्री ने समझाया, उसको विदुर ने समझाया, उसको संजय ने समझाया। अगर वाइटल फोर्स समझ गया और धर्म के मार्ग पे, कुदरत के मार्ग पे, नेचुरल के मार्ग पे कुदरती जीवन जीने लगा तो वो स्ट्रांग होता जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और फिर से युद्ध होगा और युद्ध होके ये युद्ध जीत के उनको भगा देगा तो क्योर मिलेगा। और इनके इस तरीके के केसेस हैं जिनको क्रॉनिक डिसीज कहा गया है। तो क्रॉनिक डिसीज के अंदर क्या होता है, आप जब दवाई देते हैं ना तो कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई लेते हैं ना तो पहले थोड़ा बढ़ता है फिर घटता है, ऐसी एक मान्यता है। क्यों है ऐसी मान्यता, सोचा कभी? जिसको हम होम्योपैथिक एग्रावेशन के नाम से भी जानते हैं, हर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो सैक्रिफाइस कर दिया था ना वाइटल फोर्स ने, जो ऑर्गन की, यहाँ का टैक्स आप ले लीजिए, मुझे अपना राज्य करने दीजिए। अब आपने मेडिसिन दी तो वाइटल फोर्स के पास ताकत आ गई तो वो क्या करेगा, हमला करो। अब अपने ही गांवों पे हमला किया उसने, दुश्मनों को खदेड़ने के लिए। एक बार युद्ध हो चुका था, उसी ग्राउंड पे दोबारा युद्ध होगा। फर्क इतना है कि पहली बार के युद्ध में दुश्मन सेना जीती थी, अब की बार के युद्ध में वाइटल फोर्स की सेना जीतेगी। पता चल रहा है? इसीलिए कभी कभार हमें होम्योपैथिक एग्रावेशन जैसा लगता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पेशेंट फील्स बेटर। क्यों बेटर? क्योंकि वहां के लोग राजी होते हैं कि या हमारा राजा आ गया वापिस, अब हमारे सुख के दिन वापिस आ गए। गुलामी कतई किसी को सुख नहीं देती है, हमारे गुलामी के दिन गए। मालूम चल रहा है, हमने भी जब 47 के अंदर सब प्रश्न तो हमारे भी सॉल्व नहीं हो गए थे ना, फिर भी सब लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि गुलामी गई। इसीलिए फील्स बेटर होता है सिम्टम वर्स होने के बाद। वर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो युद्ध फिर से शुरू हुआ है और उस युद्ध में हमारी मेडिसिन की सहायता से वाइटल फोर्स युद्ध जीत लेता है। लेकिन अगर वाइटल फोर्स फिर भी विकारोग्रस्त रहा तो
फिर डिसीज्ड होगा, फिर क्षीण होगा। मालूम चल रहा है? सो अच्छा रहना, स्वस्थ रहना ये चिकित्सक का कर्तव्य नहीं है, ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कुदरती लाइफ जीवे, वो नेचुरल लाइफ जिए, वो ऐसी चीजों से परहेज करे जो वाइटल फोर्स को क्षीण करती हैं। और कौन कौन सी चीजें वाइटल फोर्स को क्षीण करती हैं वो हम आगे मायाज्म के अंदर देखेंगे। क्लियर? और प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म, एवरीवेयर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया कि हर जगह पे है, लेकिन डिसीज वाली जगह पे भी वो है, लेकिन उसकी सत्ताएं लिमिटेड है, उसने वो दुश्मन को दे दिया है अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बचाने के लिए। क्लियर? दैट इज प्राइमरी डिरेंज्ड बाय डायनेमिक इन्फ्लुएंस। पहले राजा डायनेमिकली वीक होता है, क्षीण होता है, अपॉन इट्स ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट इनिमिकल टू द लाइफ, जो लाइफ के लिए इनिमिकल मतलब दुश्मन है। लाइफ के लिए दुश्मन है मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मृत्यु। जो मृत्यु की ओर गति करवाने वाले, मॉर्बिफिक मतलब जो मृत्यु की ओर गति करवाने वाले एजेंट हैं, वो क्या करते हैं? वाइटल फोर्स को डिरेंज करते हैं। कैसे? डायनेमिकली। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो प्राण शक्ति को क्षीण करती हैं? सोचिए। कहां कहां आपकी शक्ति का यूज होता है? पहली चीज है भावनाएं, अनुभव करना। सबसे ज्यादा शक्ति का यूज भावनाओं में होता है, अनुभव करने में होता है। उसके बाद हैप्पीनेस की ढूंढ में होता है। हम क्या करते हैं? खुशी ढूंढने के लिए दौड़ते रहते हैं। मुझे ये खाने में खुशी मिली, मजा आया, मुझे वो खा के मजा आया, मुझे 5 बार खाना है, मुझे ये खाना है। खाना किसके लिए खाया जाता है? शरीर को टिकाए रखने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? मजा के लिए खाना खाते हैं। इट इज नेचुरल और अननेचुरल? अननेचुरल। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से संभोग किसके लिए किया जाता है? न्यू जनरेशन देने के लिए, संतति पैदा करने के लिए। लेकिन क्यों हो रहा है? मजा लेने के लिए। इट इज नेचुरल और अननेचुरल? तो वो सब क्या करते हैं? जीवन शक्ति को क्षीण करते हैं। वो सब क्या है? विकार हैं। जो भी अननेचुरल है वो सब विकार है, और वो सब जीवन शक्ति को क्षीण करेगा। सारे पशु पंखी सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं और सूर्योदय को उठ जाते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? देर रात तक जागता है, देर सुबह को उठता है। इट इज नेचुरल और अननेचुरल? अननेचुरल, जो वाइटल फोर्स को क्षीण करता है। मालूम चल रहा है? सारे पशु पंखी क्या खाते हैं? खेत में उगा हुआ। मनुष्य क्या खाता है? कंपनियों में बना हुआ। इट इज नेचुरल और अननेचुरल? इट इज अननेचुरल। ये वाइटल फोर्स को क्या करेगा? क्षीण करेगा। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर फलाहार का उल्लेख किया गया है। फलाहार मतलब क्या? पशु पंखी क्या खाते हैं? फ्रूट्स ना। तो फलाहार में क्या खाना है? फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट्स खाएंगे तो क्या होगा? इट इज नेचुरल ना, तो आपका वाइटल फोर्स मजबूत होगा। मालूम चल रहा है? इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर उल्लेख किया गया है कि ममत्व से मुक्ति हो, उसी को मोक्ष कहते हैं। मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उन सब से मुक्त हो जाइए, तो हम फील नहीं करेंगे। मालूम चल रहा है? वो फील हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस मोह के बंधन में हैं, और वो फील करने में हमारी प्राण शक्ति क्षीण होती है। क्लियर? वो क्या है? डायनेमिक है ये सब। इन सब का कोई प्रमाण नहीं है, इनको साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। डिरेंज टू सच अ एबनॉर्मल स्टेट, वो तात्कालिक नहीं हो जाता है कि आपने 2-3 दिन जैसा वासी बासी खाना खाया और आपको आपकी वाइटल फोर्स डिरेंज हो गई, ऐसा नहीं होता है। डिरेंज्ड टू सच अ एबनॉर्मल स्टेट, वाइटल फोर्स भी उसके साथ भी कुछ 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 करके रहता है, लेकिन वो अबनॉर्मल स्टेट तक डिरेंज हो जाता है। That can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline to the irregular processes which we call the disease। फिर उसके सेंसेशन एंड फंक्शन अल्टर होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं?
डिसीज कहते हैं। क्लियर, मालूम चल रहा है? फॉर एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्निजिबल बाय इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। हमें वो दूसरे कहीं अपनी पंच इंद्रियों से महसूस नहीं होता है, लेकिन हमें उसकी इफेक्ट दिखाई देती है, और उसकी इफेक्ट क्या है? साइन एंड सिम्टम्स। क्लियर, इतना पता चला? It's a morbid derangement only makes itself known by manifestation of the disease in the sensation and function of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician, that is by morbid symptom, and in no other way can make itself known. Not a long footnote appears in the 6th edition about what is dynamic influences and dynamic power. मतलब क्या कहता है कि जो भी अबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन है, जिस पार्ट के अबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन है, हमें पता चलता है कि वहां युद्ध चल रहा है। अब युद्ध कहाँ चल रहा है? युद्ध राजस्थान में युद्ध चल रहा है। अगर हम इंडिया को एज अ शरीर देखें और वाइटल फोर्स दिल्ली में बैठा हुआ है, तो अगर युद्ध राजस्थान में चल रहा है तो वो क्या करेगा? बंगाल में कुछ साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, बंगाल में अपने बंगाल के लोगों को मैसेज भेजेगा कि जाओ मदद करो राजस्थान में? नहीं ना, वो राजस्थान, गुजरात, सिंध, नजदीकी प्रांतों को मैसेज भेजेगा, वहां के जो सूबे होंगे उनको मैसेज जाएगा कि राजस्थान में युद्ध चल रहा है, जाइए। तो वहां जो जो हमें अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन मिलते हैं वो क्या है? वो डिसीज है। हमें तब पता चलेगा कि कौन सा युद्ध चालू है। तोपों से युद्ध चालू है, बंदूकों से चालू है, तीरों से चालू है, तलवारों से चालू है, गदा से चालू है, कौन सा युद्ध चालू है। और वो जो युद्ध है और उसके जो साइन एंड सिम्टम हैं उसे क्या कहा जाता है? डिसीज। हनीमैन ये कहते हैं कि उसको देखना और उसका जो टोटालिटी बनाना वही डिसीज है। डिसीज को जानने का इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। डिसीज केवल और केवल साइन एंड सिम्टम के द्वारा ही जाना जाता है, और जो एबनॉर्मल अनकॉमन साइन एंड सिम्टम है, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन है, उन्हीं को डिसीज कहा जाता है। यही होम्योपैथी है। विदाउट साइन एंड सिम्टम हमें नहीं लगता है कि वो होम्योपैथी हनीमैन की नजरों में कहा जा सके। और साइन एंड सिम्टम कैसे होने चाहिए? अनकॉमन, और अनकॉमन मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। क्लियर हो रहा है हनीमैन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात है वाइटल फोर्स इन द डिसीज। रोग के दौरान वाइटल फोर्स क्या करता है? रोग के दौरान वाइटल फोर्स एक ही काम करता है, मदद करो, युद्ध करो, मदद करो, युद्ध करो, और आखिर में कुछ ना हुआ तो संधि करो। इतना सिंपल हनीमैन ने होम्योपैथी में लिख दिया है। और फिर से हम कह रहे हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक सेल के लिए भी यही सही है, एक ऑर्गन के लिए भी यही सही है, एक पूरे मनुष्य शरीर के लिए भी यही सही है, मनुष्य के समाज के लिए भी यही सही है, मनुष्य के देश के लिए भी सही है, और यूनिवर्स कॉस्मोस के लिए भी यही सही है। उसके लिए, उसके बारे में आप सोचिएगा आगे। क्लियर हुआ? एपोरिज्म 11 के अंदर मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? कि बेटा साइन एंड सिम्टम को मत छोड़ो, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम को मत छोड़ो, अपनी आंख वहीं पे गड़ाए रखो। जिस तरीके से अर्जुन की आंखें सिर्फ मछली की आंख देख रही थी, उसी तरीके से होम्योपैथी की आंखें क्या देखनी चाहिए? पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम, पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम, और उसका टोटालिटी। डिसीज जानने का एकमात्र रास्ता यही है। हनीमैन यहाँ पे कह रहे हैं डिसीज जानने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। साइन एंड सिम्टम के अबनॉर्मल अनकॉमन साइन एंड सिम्टम के ऊपर से ही हमें मालूम चलेगा कि क्या डिसीज है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। यहाँ पे विद्रोह हुआ है, दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, कि यहाँ पे किसी ने अपना झुंड बना के विद्रोह किया है, कि यहाँ पे लोगों के कुछ असंतोष है, कि यहाँ का सूबा खराब था, कि यहाँ का जो सूबा था उसको राजा बनने की ठानी थी, कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या है वो सब साइन एंड सिम्टम के ऊपर से ही मालूम चलेगा, ऐसे ही मालूम नहीं चलेगा। और हमने जो भी आप सबको बताया ना, वो सब एक एक डिसीज है। मालूम चल रहा है? कोई बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, ये सब की बात हमने आपको बता दी। अब कोरिलेट कीजिए, वो आपका होमवर्क है। क्लियर हो गया? अब एक एक शब्द देखते जाते हैं। इल, नॉट इन गुड हेल्थ, नॉट वेल, जो स्वस्थ नहीं है, जो अस्वस्थ है, जो बीमार है, वो इल। क्लियर?
बीमार का मतलब यहाँ किसी रोग से नहीं होता है, बीमार का मतलब जहां पे नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल फंक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है, मतलब वो बीमार है। क्लियर? हनीमैन की नजरों में इल उसी को कहा जा सकता है। हम जब तक हनीमैन की बातें समझ रहे हैं तब तक हम गलत हो सकते हैं। स्पिरिचुअल कंसर्निंग डीप थॉट, फीलिंग और इमोशन रादर देन द बॉडी और फिजिकल थिंग्स, गहन विचारों, भावनाओं, आत्मिक, आध्यात्मिक। हमने वाइटल फोर्स के अंदर इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, अब दोबारा वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पूरा भारतीय विज्ञान है वो आध्यात्मिक ही है, स्पिरिचुअल ही है। और दिक्कत कहां होती है कि हम नापने चलते हैं पश्चिम की आंखों से भारत को, तो हमें भारत पछात दिखाई देता है। नहीं, भारत की आंखों से भारत को देखो। भारत ने जो आध्यात्मिक उन्नति की है, जो आध्यात्मिक प्रगतियां की हैं, वो किसी और ने नहीं की हैं, लेकिन हमें वो देखना ही नहीं है। नहीं होता है ना, आप किसी का किचन और किसी के टॉयलेट का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मालूम चल रहा है। अब भारत पछात है और भारत भूखे नंगे लोगों का लोग है और भारत में वैसा है, तैसा है, वैसा है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पश्चिम का किचन देख रहे हैं और अपना टॉयलेट देख रहे हैं। अपना किचन और पश्चिम का किचन का कंपैरिजन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भारत की आध्यात्मिक चेतना कहां पे है और ये किस लोगों का देश है। वाइटल फोर्स, पूरा एपोरिज्म 9 वाइटल फोर्स के ऊपर है। जीवन शक्ति, ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग, स्पेशली वन दैट इज सो स्मॉल दैट यू कैन ओनली सी विद। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी अवयव, एक कोषी भी हो सकता है, बहुकोषी भी हो सकता है। क्लियर? डायनेमिक, यूज्ड अबाउट फोर्स और पावर दैट कॉज मोमेंट्स, गति उत्पन्न करने वाली शक्ति, प्राण शक्ति। अब कोई मरीज कोमा के अंदर है, उसका मतलब क्या हुआ? यस, वाइटल फोर्स एकदम क्षीण हो चुका है। अब दिल्ली हारने की कगार पर है, अगर यहां पे उसे मदद नहीं मिली, दैट मीन्स डेथ, एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। पता चल गया? तो ऐसे ऐसे जो रोग हैं, वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले 20 मिनट 9वें एपोरिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया कि अगर आप वाइटल फोर्स समझते हैं तो आपके लिए सब कुछ इजी, आसान हो जाएगा। दशांश पद्धति जैसा, अगर आप जीरो को समझते कैसे दशांश पद्धति आसान हो गई, कैलकुलेशन कैसे आसान हो गया। लेकिन अगर आप वाइटल फोर्स ही नहीं समझते हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज, क्योर, रिकवरी सब कुछ समझना बेहद कठिन रहेगा। क्लियर? इन्फ्लुएंस, द पावर टू अफेक्ट, चेंज और कंट्रोल समबडी और समथिंग, व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित, परिवर्तित या नियंत्रित करने की शक्ति। अब वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो उसको कौन अफेक्ट कर सकता है, कौन उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? अनदर डायनेमिक पावर्स। ठीक है, महाराज धृतराष्ट्र हैं या दुर्योधन हैं तो उन्हें कौन अफेक्ट कर सकता है? उनके नजदीक रहने वाले लोग। वो गांधार नरेश शकुनी भी हो सकते हैं, अंगराज कर्ण भी हो सकते हैं, वो विदुर भी हो सकते हैं, वो संजय भी हो सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन किनका सुनना पसंद कर रहे थे? अच्छे लोग उनके पास भी थे ना। महात्मा विदुर थे, जिनकी विदुर नीति आज भी अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत पता चलेगा कि हम किन की संतान हैं। कि आज से हजारों साल पहले हमने आध्यात्मिक ज्ञान में कहां तक प्रगति की है, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। मटेरियल से सूक्ष्म भी है, मालूम चल रहा है? शरीर से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण, और प्राण से सूक्ष्म क्या है? वो जो है वो तुम और मैं हूं। कौन? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ब्रह्म का एक अंश हूं और जो मैं हूं वही तुम हो, वही आप हो। तो मुझे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई साइंस आपको नहीं मिलेगा, कोई शायद ही कोई होगा जो इतने सूक्ष्म लेवल तक गया होगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भौतिक शरीर, ये सब हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, हम भूल चुके हैं, ये बात अलग है, क्योंकि हम अपना टॉयलेट देख के पश्चिम वालों का किचन देखते हैं, इसीलिए हमें वो अच्छा लगता है। पता चल रहा है? सो इन्फ्लुएंस, जो चीजें आपके नजदीक रहती हैं वो प्रभावित कर सकती हैं। सो जो चीजें वाइटल फोर्स के नजदीक रहती हैं वो वाइटल फोर्स को प्रभावित कर सकती हैं। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाइटल फोर्स के नजदीक रहती हैं? वृत्ति,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, किसी को भी आप पकड़ सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो वाइटल फोर्स के नजदीकी राजा है। इफ वाइटल फोर्स वहां पे वीक हो गया तो इन सब का आक्रमण शुरू हो जाएगा। वाइटल फोर्स क्षीण होगा, और क्षीण होगा मतलब रादर वाइटल फोर्स के नजदीकी राजाओं के बदले हम कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स के नजदीक रहने वाले लोग हैं ये। इनमें से कोई, किसी को आप गंधार नरेश शकुनी भी कह सकते हैं, किसी को आप संजय भी कह सकते हैं, किसी को अंगराज कर्ण भी कह सकते हैं, किसी को दुशासन भी कह सकते हैं। इनके साथ अच्छे अच्छे लोग भी हैं, उदारता, प्रेम, मालूम चल रहा है ये सब क्या है। इनको भी अब कितना 2 किलो प्रेम मिलता है कहीं पे नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना, डायनेमिक है। तो उनमें से कोई विदुर भी होते हैं, कोई संजय भी होते हैं। अब वाइटल फोर्स किसकी सुनता है उसके ऊपर है। अगर वो ऐसे लोगों की सुनेगा जो उसे क्षीण करते हैं तो वो क्षीण होता चला जाएगा, और इसे शास्त्रों में कहते हैं पतित होना। और अगर वो अच्छे लोगों की सुनेगा तो वो न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण शासन करेगा, और उसका शासन अच्छे से चलेगा, सब नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन होंगे और आनंद होगा। क्लियर? मॉर्बिफिक, कॉजिंग डिसीज, इनिमिकल, टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन। हमने अब जिन चीजों का बात किया वो कुछ बताई नहीं जा सकती है। कॉग्निजेबल, परसेप्टिबल, क्लियरली आइडेंटिफाई, क्लियरली अब एक तरीके से देख सकते हैं कि यही साइन एंड सिम्टम अबनॉर्मल है, अनकॉमन है, मतलब यही डिसीज है। डिसीज के लिए कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगेन होम्योपैथी के अंदर हम ये चीज बहुत कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। डिसीज इसकी वजह से हुआ है, उसका लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ ना, इसकी वजह से डिसीज हुआ है, उसके घर में ये हुआ ना, उसकी वजह से डिसीज हुआ है, इसको ये हुआ ना इसीलिए डिसीज हुआ है, इसको ये डेल्यूजन हुआ है इसीलिए डिसीज हुआ है। हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करने हैं। याद रखो फुटनोट एपोरिज्म नंबर 1, हमारा काम क्या है? साइन एंड सिम्टम लेना, और जो कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम है itself called as a disease. Don't create hypothesis. सब लोग अपने अपने आते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, वाह भाई वाह, हम हनीमैन को अभी तक इतना समझें, हम गलत हो सकते हैं, बिंदास कह रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी उतनी नहीं है कि हम सत्य को पूरी तरह से समझ सकें। लेकिन हमारी नजर में हनीमैन यहाँ पे जो कहते हैं कि क्या है कि जो इनिमिकल, मॉर्बिफिक, इनविजिबल है, जो साइन एंड सिम्टम है, जो अनकॉमन साइन एंड सिम्टम है, उनका कलेक्शन इटसेल्फ नॉन एज डिसीज। वहां पे किसी हाइपोथेसिस बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? यहां पे हनीमैन कॉजा मॉर्बी की भी बात करते हैं, यहां पे हनीमैन क्या कहते हैं? मटेरियल कॉजेस की भी बात करते हैं, डायनेमिक कॉजेस की भी बात करते हैं, और मेंटल कॉजेस, इमोशनल कॉजेस। और हम सब लोग जो भूल करते हैं उस भूल को हनीमैन ने यहां करने से मना किया है। मालूम चल रहा है? हम बार बार वही चीज करते हैं कि इसको ये दिक्कत हुई ना इसीलिए हुई। दैट कैन बी एक्साइटिंग कॉज, नॉट अ डिसीज। मालूम चल रहा है? डिसीज का मतलब क्या है? एबनॉर्मल, अनकॉमन साइन एंड सिम्टम का कलेक्शन, टोटालिटी ऑफ सिम्टम इटसेल्फ डिसीज। और वो जो एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको कलेक्टिवली। इट इज फ्रॉम वन मायाजम। किस प्रकार का शत्रु है उस प्रकार की सहायता के लिए वाइटल फोर्स उस प्रकार के साइन एंड सिम्टम देगा। मालूम चल रहा है? कहीं पे विद्रोही हैं तो उस प्रकार की नीति अपनाएगा, कहीं पे आतंकवादी हैं तो उस प्रकार की नीति अपनाएगा, दुश्मन देश के लोग हैं तो उस प्रकार की नीति अपनाएगा, अपने ही लोग हैं, अच्छे लोग हैं लेकिन भ्रमित हो गए हैं तो उस प्रकार की नीति अपनाएगा और उस प्रकार की हेल्प मांगेगा। सो साइन एंड सिम्टम कहां से आते हैं? इट इज अ मिक्स फ्रॉम वाइटल फोर्स एंड मायाजम। मालूम चल रहा है? और दैट साइन एंड सिम्टम कलेक्टिवली नॉन एज अ डिसीज। वो हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं लेकिन भ्रमित हो गए हैं, यहाँ के लोकल हैं, हमें इनको मारना नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए, आप अपने से बने उतने उस प्रकार के लोगों की जो भाषा समझ सकें, ऐसे ज्ञानी लोगों को वहां भेजिए कि वो समझाएं। वाइटल फोर्स ऐसे साइन एंड सिम्टम भेजेगा। अगर वहां पे दुश्मन देश के लोग हैं और पूरे हथियारों के जखीरे के साथ हैं तो वाइटल फोर्स क्या कहेगा? गोला बारूद लेके जाओ और सालो खत्म कर दो सबको। वाइटल फोर्स वही है, लेकिन दुश्मन के प्रकार के मुताबिक वाइटल फोर्स अलग अलग साइन एंड सिम्टम देगा।
लेकिन लोकेशन विल बी जहां पे युद्ध चल रहा है वो। तो अब पता चल रहा है बोनिक हुसैन साहब ने लोकेशन को इतना महत्व क्यों दिया है। ये फिलॉसफी है। एक एक चीज ऐसे ही नहीं की जाती, ऐसे ही नहीं कही जाती। क्लियर हो रहा है? क्लियरली आइडेंटिफाइड साइन एंड सिम्टम का जो हमें टोटालिटी मिलता है वो क्लियरली कह रहा है कि ये ही डिसीज है। क्लियर? एपोरिज्म 11 क्लियर हो रहा है? पता चला है हनीमैन साहब हमें क्या कहना चाहते हैं? कोई डाउट? सेंसेशन और फीलिंग दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग हम आगे बात कर चुके हैं, फंक्शन की भी आगे बात कर चुके हैं और डिसीज की भी आगे बात कर चुके हैं कि डिसीज का मतलब होता है रोग और डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन द ह्यूमन, एनिमल और अ प्लांट, स्पेशली वन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम और दैट अफेक्ट स्पेशली लोकेशन एंड इट इज नॉट सिंपली अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंजरी। वो डिसीज है। लेकिन हनीमैन की नजर में डिसीज क्या है? हनीमैन हमें पर्टिकुलर एक जगह को, लोकेशन को फोकस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हनीमैन हमें क्या कह रहे हैं? रिस्टोर टू सिक। सिक का मतलब क्या हो रहा है? सिक इंडिविजुअल मतलब पेशेंट एज अ होल। मतलब क्या है कि डिसीज मतलब क्या है? जहां जहां उस मरीज के अंदर अबनॉर्मल सेंसेशन, अल्टर्ड सेंसेशन और फंक्शन है और जो साइन एंड सिम्टम है वो सब collectively known as disease, or it can be sora, psychosis, syphilis, anything or can be mix। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? मैनिफेस्टेशन a sign that something is happening, प्रगटीकरण कुछ घटित होने के संकेत, संकेत भेजेगा ना। ठीक है? क्या था वो शिवाजी महाराज एक युद्ध करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपना योजना अनुसार काम कर लूंगा, फिर अग्निबाण छोड़ा जाएगा। अग्निबाण छोड़ा जाए तो आप समझ लेना कि हमला करना है। मालूम चला? तो वहां पे वाइटल फोर्स के सैनिक पहुंच जाते हैं युद्ध करने के लिए, फिर वहां से वो कुछ संकेत भेजते हैं और वो संकेत क्या है? साइन एंड सिम्टम है। वो प्रगटीकरण है कि अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। उसके लिए मोर्बिड शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट थिंग, फॉर एग्जांपल डिसीज एंड डेथ। अप्रिय वस्तु, रोग में रुचि रखने वाला, मृत्यु की ओर ले जाने वाला मोर्बिफिक है। और मृत्यु की ओर हमें कौन कौन ले जाता है? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मालूम चल रहा है? विकार हमें क्या कर रहे हैं? हमें डेथ की तरफ ले जाते हैं, हमारी जीवन शक्ति को क्षीण करते हैं। और ये सब कब? जब ये अबनॉर्मल हो तब। अपनी पत्नी के साथ काम करना इट इज नॉर्मल, काम का मतलब संभोग। ठीक है? अपने पति या पत्नी के साथ। इसी तरह से जटायु महाराज की जिंदगी का एक ही पुण्य था। क्या था? रामायण पढ़ा है? जटायु क्या किया था उन्होंने? जब रावण सीता का हरण कर रहे थे तो जटायु ने गुस्सा किया, गुस्सा करके रावण के सामने युद्ध किया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि समय पे उन्होंने गुस्सा किया। वो गुस्सा नॉर्मल है। मालूम चल रहा है? वो विकार नहीं है। अगर किसी स्त्री से कुछ गलत हो रहा है और गुस्सा आ रहा है तो वो नॉर्मल है, वो गुस्सा वहां पे आना चाहिए, वो धर्म युक्त गुस्सा है। और पितामह भीष्म की जिंदगी का एक ही पाप था। क्या था? समय आने पे उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो अधर्म युक्त गुस्सा नहीं करना भी पाप और विकार है। रादर पाप, इट इज विकार, और वो आपकी जीवन शक्ति को क्षीण करता है। इसी तरीके से इन पे बातें करेंगे तो घंटों के घंटों चलेंगी, लेकिन हम आपको सिर्फ बातें बता रहे हैं कि आप कैसे सोच सकते हैं। और हमने क्या किया? हमने ऐसे मान लिया कि काम खराब है, सेक्स और संभोग खराब है। नहीं, ये खराब नहीं है। ये हर बार जीवन शक्ति को क्षीण नहीं करता है। अगर ये अधर्म युक्त है तो ये जीवन शक्ति को क्षीण करेगा। और इसीलिए पुरुष के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और शास्त्रों बताते हैं। ये ज्ञान किसने दिया है आपको मालूम है? नो। ये ज्ञान जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और रावण ने विभीषण को जगाया और तब विभीषण ने रावण को ज्ञान दिया।
कि 4 पुरुषार्थ है रावण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उनमें धर्म प्रथम आता है। सुबह में उठ को धर्म करो, पूरा दिन अर्थ उपार्जन करो और रात्रि में काम करने का प्रयोजन है। लेकिन अगर अर्थ और काम अधर्म युक्त हैं तो उनको अधर्म युक्त अर्थ और काम का त्याग करके धर्म का पालन करो, धर्म प्रथम है। यह महाराज कुंभकर्ण का उपदेश है। सीखना हो तो हम कुंभकर्ण में से भी सीख सकते हैं। हमने पहले ही व्याख्यान के अंदर कहा था, मालूम चल रहा है। और हमने व्याख्यानों की शुरुआत शुक्राचार्य की नीति से की थी, जो दैत्यों के गुरु हैं। और हम उसी परंपरा में से आते हैं कि जहां पे मरते हुए रावण के पास लक्ष्मण जी जाके ज्ञान ग्रहण करते हैं, मरते हुए पितामह भीष्म के पास जाके युधिष्ठिर ज्ञान ग्रहण करते हैं, हम शत्रु के पास से भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस परंपरा के लोग हैं। और हम आज अपने ही भाइयों को गलत बोल रहे हैं। सही और गलत के द्वंद्व से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। ऑब्जर्वर, अ पर्सन हु वॉच समबडी और समथिंग। दर्शक, हे अर्जुन, दृष्टा बनो। जो भी हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मेरे मन के साथ हो रहा है। मेरे मन को भावनाएं आ रही हैं और उन सब की इच्छाएं हो रही हैं। मैं तो कौन हूं? इन सब में निवास करने वाला वो मैं हूं। ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? मुझे पीड़ा हो रही है, हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। और सबसे ज्यादा जीवन शक्ति कब क्षीण होती है? उन अनुभूतियों के अंदर क्षीण होती है। क्लियर हो रहा है? विचार मांगेगा ये सब चीजें, क्योंकि ये भारतीय आध्यात्म है। हम उस शिखर को सर करके आए हैं जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पहले ही दे दिया था कि धर्म आगे है। मालूम चल रहा है? हे अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो पितामह नहीं है। तुम मत समझो वो पितामह है। पूरे जीवन काल के दरमियान ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि तुम, मैं या ये सब लोग इस पृथ्वी के ऊपर ना हो। हे अर्जुन, जिस तरीके से मनुष्य एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरीके से जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो मैं कौन हूं? मैं वो जीवात्मा हूं, वो परमात्मा का अंश हूं। मैं वो तुच्छ लागणियों से बन जाऊंगा, मैं वो हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाऊंगा। हीन भावनाओं से ग्रसित तो मेरा मन हो रहा है, और उस समय हमें दृष्टा रहना है, दर्शक रहना है। और यहां पे दर्शक का मतलब, ऑब्जर्वर का मतलब, हनीमैन क्या कह रहे हैं कि हमें फिजिशियन को वो मॉर्बिड फिनोमिना और उस साइन एंड सिम्टम का ऑब्जर्वेशन करके टोटालिटी ऑफ सिम्टम बना के सिमिलिमम दे देनी है। फिजिशियन बहुत आगे हमने ले लिया है, फिजिशियन कौन है, ठीक है। और सिम्टम्स ये भी आगे आ चुका है। तो ये है एपोरिज्म नंबर 11। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला तरीका है चिंतन करने का, जो सबसे सही तरीका। और इसीलिए हमने गुरुकुल की शुरुआत के अंदर आपको कहा था, श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए। ये भारतीय परंपरा है, ये भारतीय स्टाइल ऑफ टीचिंग है। दूसरा तरीका है अनुकरण करने का, दूसरा जो करता है वो करते जाओ। ये सबसे आसान है और ज्यादातर लोग यही करते हैं। तीसरा तरीका है अनुभव से, जो सबसे कष्टकारी है, और हमें परमात्मा तीसरे तरीके से सिखा रहे हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आशा रखते हैं कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलता हो।